हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेशों की योजना। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 चल रहा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का लेक्चर नंबर 2 है। हमने बच्चों एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें लेक्चर नंबर 1 आपको जाकर देख लेना है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2, आगे भी लेक्चर आता जाएगा, प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे, इसलिए प्लेलिस्ट विजिट जरूर करना। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरा बच्चों फिजिक्स आपको YouTube पे बिल्कुल फ्री में हम पढ़ा देंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल में जुड़ना है, दोस्तों तक शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आवेश के बारे में हमने बताया था, जैसे प्यारे बच्चों किसी वस्तु को जब हम घर्षण कराते हैं तो उस वस्तु में एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो किसी को अपनी ओर खींच सकता है। उस ऊर्जा को हम विद्युत कहते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बड़े बारीक से डिटेल्स में चर्चा किया। अच्छा, मैंने क्या बोला, यदि किसी वस्तु को हम घर्षण कराते हैं, किसी वस्तु को हम घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने से वस्तु में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा के कारण किसी को अपनी ओर हल्की वस्तु को आकर्षित कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम विद्युत कह दिए, नाम दे दिए कि जो इसमें एक ऊर्जा जनरेट हुआ है उस ऊर्जा को हम विद्युत कह दिए। अच्छी बात है। अब ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा ना। तो बाद में चलकर वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि किस कारण से इसमें ऊर्जा जनरेट हुआ, तो वो बोले भैया इसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न हुआ तो आवेश में क्या है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता हो जाती है। बोले अच्छा, आवेश कैसे उत्पन्न हो सकता है। बोले तो दो वस्तु आपस में टकरा गए तो एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु को दे दी, तो जिसने दी उस पर धनावेश और जिसने ली उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस आवेश का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। ये जो आवेश का मान होता है, यदि एक आवेश है तो उस पर जो टोटल चार्ज है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है इतना होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इतना आवेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। सारा पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। जैसे मैंने कहा कि दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करा दी, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर धनावेश, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर ऋणावेश आ गया। ये आवेश कितना उत्पन्न होता है, तो प्रयोगों के अध्ययन से पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम आवेश जनरेट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन के जाने से। क्लियर। तो अब जब बोला गया कि भाई यदि हमने दो वस्तुओं को घर्षण कराया, ठीक है, तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो गई, एक प्रकार की उसमें ऊर्जा हो गया, उस ऊर्जा को विद्युत कह दिए। लेकिन जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ उस कारण को हम नाम दे दिए कि एक भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को हम आवेश कहते हैं। तो आवेश शब्द की उत्पत्ति हो गई कि भाई एक ऐसी भौतिक राशि जिसके उत्पन्न होने से किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है या वो विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय का मतलब क्या होता है, यदि कोई वस्तु हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है वो वस्तु ही विद्युन्मय कहलाता है। यानी एक ऐसी भौतिक राशि जिसको ग्रहण कर लेने से वो पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, मतलब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है, उसे ही कहते हैं चार्ज या आवेश, जो दो प्रकार का होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन के आधार पर कि कांच को हम जब किससे रगड़ दें, रेशम के कपड़े से रगड़ दें, तो कांच पर जो आवेश आया उस पर धन आवेश और रेशम के कपड़े पर जो आवेश आया उस पर ऋण आवेश। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कांच पे यदि धन आवेश आया मतलब कांच ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया बच्चा, रेशम को दिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर धन और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर ऋण आवेश आ जाता है।
ये आवेश के बारे में। आवेश कोई ऐसा बहुत खतरनाक चीज नहीं कि उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। आवेश ऐसी ये भौतिक राशि है भाई, भौतिक राशि है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से उनका दो भाग बनता है, उन्हीं दो भाग को हम धन आवेश ऋण आवेश कह देते हैं। अब इसमें क्या है भाई, एक पिता था, उसके दो बच्चे हो गए, एक का नाम तनु, एक का नाम हम मनु रख दिए। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि तनु और मनु ही क्यों रखा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि धन और ऋण ही क्यों रखा। ये तो हमने शुरुआत में जो भौतिक राशि का नाम दे दिया कि जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत में होता उसे हम आवेश कहते हैं, तो वो भाई आवेश का नाम पड़ गया। तो ये आपके मन में कभी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि बबुआ आवेशी क्यों बोले, धन आवेशी क्यों बोले, ऋण आवेशी क्यों बोले। मैक्सिमम बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ऑफलाइन में भी जब पढ़ाता था ऑफलाइन तो बच्चे बोलते सर इसको धनावेश की जगह दूसरा भी नाम दे सकते थे। हाँ भाई, आप भी कुछ खोज करो और अपने नाम पर ही नाम दे देना। यदि सत्यता है तो फिर आपके नाम पर उसका नाम पड़ जाएगा। बहुत सारे खोज जो है वैज्ञानिकों के नाम पर आज भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यह क्लियर हुआ कि वैद्युत या आवेश है क्या, आवेश के प्रकार के बारे में समझदारी मिल गई होगी, जानकारी भी मिल गई होगी। अब आपको पहला जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, आवेश का संरक्षण। 11th क्लास में आपने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न हो सकता है, केवल ये अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। दुनिया का कोई भी वस्तु है वो समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो रूप चेंज करता है। जैसे एक ऊर्जा ही है, मैंने भोजन लिया, ठीक है, भोजन लिया बच्चों, मेरे अंदर ऊर्जा संग्रहित हो गया। अब उस ऊर्जा को मैं बोलूंगा यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मेरे अंदर जो एनर्जी है उस यांत्रिक ऊर्जा को मैं ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा हूं। मतलब मेरे बच्चों एक प्रकार से कार्य हो रहा, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं काम कर रही, तब तो हम बोल रहे हैं। जो हमारे अंदर एनर्जी है उसको हम साउंड एनर्जी में बदल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा में, और आप उसको सुन रहे हो बच्चों। तो हमारे अंदर का ऊर्जा, जैसे हम चलते हैं बच्चों तो गतिज ऊर्जा में बदलाव होता है, हम यदि शांति से बैठे हुए तो भी वो स्थितिज ऊर्जा में बदलाव होता है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा में लगातार बदलाव होता है। तो ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ऐसे ही बच्चों द्रव्यमान की जब बात करती तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्य ना तो नष्ट होता है, जैसे पानी से बर्फ बनाओगे तो पानी की अणु समाप्त नहीं होगी। जैसे आप पानी पी गए तो इसका मतलब नहीं कि पानी खत्म हो गया, आपके शरीर की कोशिकाओं में वो पानी जाकर जमा हो गया। हो सकता है पसीने के रूप में बाहर हो जाए, हो सकता है मलमूत्र के साथ पानी बाहर हो जाए, हो सकता है आपके है ना थूकने से कुछ पानी की मात्रा बाहर हो जाए, हो सकता है कुछ एनर्जी के साथ साथ वो पानी की मात्रा खपत हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी हमने पी लिया वो समाप्त हो गया, वो कहीं ना कहीं वो शरीर से बाहर होना ही होना है। नहीं तो डेली 5 लीटर पानी पियोगे कहां जाएगा शरीर में, कहीं ना कहीं बाहर होगा, वो बदलेगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, नष्ट नहीं होगा बब्बुआ। ऐसे ही हमारा आवेश का संरक्षण कहता है कि किसी विलगित निकाय का जो टोटल आवेश है वो संरक्षित रहता है, वो बदलता ही नहीं है। अच्छा सर विलगित निकाय क्या है, शब्द को आप लोग अच्छे से समझिएगा, और ये मैं आश्वासन देता हूं कि आप लोग चिंता ना करिए, सारा नोट्स आप इसी से बना सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों के पास नोट्स बाय करने की क्षमता नहीं है, ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो मेरे साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो, मैं जो बोलूंगा उसे नोट डाउन कर लिया करना, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज पिछले जब से ये मैंने नोट्स देना प्रारंभ किया है आज तक में किसी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं है, मात्र 100 रुपए में ही नोट्स मिलते हैं, 96 85 29 91 49, ठीक है। और आपको बच्चों प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम चौचक रहेगा, चिंता नहीं करो, ताकि तैयारी आपकी प्रॉपर हो सके। ये विलगित निकाय क्या है रे बबुआ, विलगित निकाय क्या है, विलगित निकाय क्या है, निकाय का मतलब होता है दुनिया का कोई भी वस्तु आप देख लो वो निकाय है। दुनिया का कोई भी वस्तु देख लो एक प्रकार से निकाय है। ये पेन भी एक निकाय है, मैं भी एक निकाय हूं, मेरे चारों जो सिस्टम वो निकाय है, ये डिजिटल बोर्ड भी एक निकाय है, जिस कैमरा से वीडियो बन रहा है वो निकाय है, मेरे सामने कंप्यूटर वो भी एक निकाय है। लेकिन जब विलगित शब्द जुड़ जाता है तो विलगित का मतलब, जैसे मैं आवेश की बात करूंगा तो यदि कोई विलगित निकाय है तो आवेश क्या करे, ना तो वो आवेश अंदर जा सके, उस निकाय के अंदर जा सके,
और ना ही बच्चों वहां से बाहर आ सके। मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें ना तो हम आवेश अंदर प्रवेश करा सकते हैं और ना उससे हम आवेश को बाहर निकाल सकते हैं, वो निकाय बच्चों आपका विलगित निकाय है। और ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो आवेश है वो संरक्षित रहता है, ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। अरे सर पहले ही आपने बोल दिया विलगित, विलगित मतलब ना अंदर दे सकते ना ले सकते, तो उसका नष्ट कैसे होगा यार बबुआ? तो निकाय में जितना आवेश नियत है, मतलब आवेश को तो हम ना नष्ट कर सकते ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। यही आपके आवेश का संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो जरा, आवेश संरक्षण के नियम अनुसार क्या कहता है कि किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय, ये विलगित शब्द कहां से आ गया? एक ऐसा निकाय जहां ना तो हम अंदर डाल सकते हैं ना तो वहां से आवेश बाहर निकाल सकते हैं, वो निकाय बबुआ क्या कहलाता है? वो निकाय कहलाता है विलगित निकाय। और उस विलगित निकाय में जितने भी आवेश हैं वो संरक्षित रहते हैं, ना तो अंदर आ सकते ना तो बाहर, मतलब नियत रहते हैं, बदलाव नहीं, ना तो आवेश नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। अरे भैया आवेश जब इलेक्ट्रॉन वो ले ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन वो दे ही नहीं सकता, तो सारा आवेश कैसे उत्पन्न होगा? आवेश तो तभी उत्पन्न हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब आवेश जो है नियत रहता है। सरल शब्दों में हम किस तरीके से कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में धनावेश और ऋणावेश बीजीय योग सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। मतलब उसके अंदर जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋणावेश होंगे। क्यों? क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो दिया है। जब कोई पैसा देता है तब वो धनी बनता है, जब कोई पैसा लेता है तो वो ऋणी व्यक्ति कहलाता है। ऐसे ही कोई निकाय है, कोई वस्तु है, जब वो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणावेश बन जाता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनावेश बन जाता है, धनावेशित पदार्थ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों वो विलगित निकाय है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है ना तो इलेक्ट्रॉन देना है, तो किसी प्रकार से कोई आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। जब आवेश नहीं होगा तो कुल आवेश नियत होगा, मतलब उसके अंदर जितने धन है उतने ही ऋण होंगे। समझ में आ गया बब्बा? ठीक है, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ये धन ऋण का खेल कैसे होता है। जैसे प्यारे बच्चों बड़े प्यार से समझो, सोडियम की बात करता हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब प्यारे बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। जब यहां से प्यारे बच्चों जब हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 10। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर लेकिन प्रोटॉन की संख्या 11 है। देखो ना बाबू, समझिएगा थोड़ा सा, ये ऋण चार्ज होता है, ये ऋण चार्ज होता है, ये धन चार्ज होता है। ठीक है, ये मैं कब की बात कर रहा हूं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया यार, हाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 10 हो गई और प्रोटॉन की संख्या 11। कौन अधिक है यार? प्रोटॉन। हावी कौन होगा? प्रोटॉन, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। इसलिए ये धक्का मारता, बोले बाबू अब तो पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बाजी ज्यादा है, मैंने बाजी मार ली, मैंने बाजी जीत गई, तो मैं यहां पर अपना अधिकार जमा लूंगा, इसलिए धन चार्ज आ जाता है। भाई सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन थे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, और जब खो दिया तो प्रोटॉन बाबा ज्यादा हैं। प्रोटॉन बोले अरे तेरी वर्चस्व क्या, अब मेरी वर्चस्व ज्यादा रहेगी, और उसी कारण बच्चों उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही आपके आवेश उत्पन्न होने के कारण है और धन और ऋण होने के कारण है। जैसे प्यारे बच्चों क्लोरीन की बात करता हूं, परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन भी 17 है, ऋण चार्ज लिया बैठा है, प्रोटॉन भी 17 है। ये बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया प्यारे बच्चों? ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने पर एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया मतलब क्लोरीन में
क्लोरीन में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 17 से 18 और प्रोटॉन की संख्या आपकी 17 ही है। अब हावी कौन है? यहाँ पे हावी कौन है? इलेक्ट्रॉन हावी होगा, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया जो मैं आपको समझाना चाहता था। आवेश संरक्षण का नियम आप लोगों को क्लियर है कि सभी परिस्थितियों में लागू होता है, यह एक सार्वत्रिक नियम भी कहलाता है। तो आवेश संरक्षण का नियम आप लोगों को बस 2 लाइन में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन यदि आता है तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं बबुआ। ओके, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। पृथक्कृत या विलगित निकाय, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बता दिया कि विलगित निकाय पृथक्कृत निकाय उस निकाय को कहते हैं जिसका संबंध एक निश्चित परिसीमा के बाहर किसी वस्तु या निकाय से नहीं होता। अर्थात आवेश के प्रकरण में विलगित निकाय उस निकाय को कहेंगे जिसकी परिसीमा ना तो आवेश बाहर जा सकता है और ना तो बाहर से आवेश अंदर प्रवेश कर सकता है। मतलब बाहर से किसी से कोई लेन देन नहीं है, वो निकाय आपका विलगित या पृथक्कृत निकाय कहलाता है। आवेश के संदर्भ में हम किसी निकाय को पृथक्कृत निकाय कब बोलेंगे? जब ना तो आवेश अंदर जाए ना तो वहां से बाहर आए, वो आपका पृथक्कृत निकाय कहलाता है। इसके बाद हम आगे चलते बच्चों आवेशों की योज्यता। अच्छा, आप लोगों को लगेगा कि सर आप यहां पे दूसरे नंबर में आवेश की क्वांटमीकरण की बात कर रहे थे, तो ये आवेश की क्वांटमीकरण आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना, लास्ट में कराएंगे, उसमें ही मजेदार है, वहां से क्वेश्चन पक्का बात ही आता है। अभी फिलहाल योज्यता, योज्यता मतलब योग, योज्यता मतलब योग, योग का मतलब कोई अपने पास निकाय है, कोई अपने पास निकाय है बच्चों, कोई अपने पास निकाय, कोई निकाय है। अब इसके विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न आवेश है, टोटल भिन्न भिन्न आवेश है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपके माइनस में, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपके प्लस में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस में 9 इलेक्ट्रॉन है। बस आप समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता बच्चों +3 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे मैं कह देता +5 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए माइनस में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। इतने हैं, अलग अलग निकाय हैं, मतलब एक निकाय है, उसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इस तरीके से मतलब आवेश बच्चों, ये मतलब यहाँ पे आवेश का मैं वैल्यू मानता हूँ कि इस निकाय पे भिन्न भिन्न आवेश है, क्योंकि आवेशों की योज्यता की बात करता हूँ, किसी निकाय पे भिन्न भिन्न आवेश। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि एक पॉइंट से कह दूं बच्चों कि Q1 बराबर कितना है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है ना, Q1 बराबर, ओ माय गॉड, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। Q5 भी है, Q6 भी है, Q7 भी है और Q8 भी है। मतलब जैसे मान लीजिए -2 इलेक्ट्रॉन टोटल आवेश, +5 इलेक्ट्रॉन, फिर -2 इलेक्ट्रॉन, फिर -5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन, +7 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे हैं ना, -6 इलेक्ट्रॉन, +9 इलेक्ट्रॉन। इतना आवेश, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आवेश इतना है। तो टोटल जो आवेश होगा इनके बीजीय योग के बराबर होगा, यानी टोटल जो आवेश है वो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8, टोटल जितने आवेश हैं उनके बच्चों सदिश योग के बराबर होगा। यही आवेश का योज्यता है, कुछ भी नहीं। यानी किसी निकाय के विभिन्न भाग में अलग अलग आवेश हैं, तो टोटल जो आवेश होगा, टोटल आवेश होगा उनके योग के बराबर होगा। टोटल जो आवेश होगा बच्चों उनके योग के बराबर होगा। यही आवेश की योज्यता का नियम है, यही आवेश की योज्यता का सिद्धांत है, ठीक। अब यदि इस पे आप लोग टोटल वैल्यू निकालोगे तो कैसे करोगे सर, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो Q1 का मान कितना हमने -2e देखा, Q2 का मान हमारा -2e है, Q3 का मान +3e है, Q4 का मान कितना बच्चों, Q4 का मान है -6e है, ठीक है, फिर +5e है, फिर -5e है, ठीक है, +7e है, +9e है। देखो कुछ तो कट पिट रहा है, काट पिट दो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
प्लस माइनस अपना खत्म, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। देखो टोटल इसको कैलकुलेट करोगे 2 2 2 4 4 6 10, 10 माइनस में बच्चों, ठीक, और प्लस वाला कैलकुलेट 3 7 10 9 19, तो मतलब कितना हो गया बच्चों, ये टोटल आवेश इतना हुआ। टोटल आवेश 9e, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, इसके मल्टीपल के बराबर होगा। ये आवेशों की योज्यता का नियम हो गया। यानी आवेशों की योज्यता का नियम आपको क्लियर हो गया कि किसी भी निकाय के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न पार्ट्स पर आवेश अलग अलग हैं। तो टोटल आवेशों को जोड़ देंगे तो कुल वैल्यू आ जाएगी, है ना, निकाय का टोटल चार्ज आ जाएगा। इन सभी निकायों को जोड़ने पर जो टोटल चार्ज आता है वही आवेश की योज्यता है ना। क्या लिखा है बच्चों, एडिटिविटी है ना, आप चार्ज, ठीक है। योज्यता, एडिटिविटी, एड मतलब जोड़ना होता है। थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, है ना। ये नहीं सोचना कि सर आपसे इंग्लिश नहीं आती, वास्तव में नहीं आती। चलो ठीक है, ये आप लोगों के पास प्लस इलेक्ट्रॉन है, प्लस -3 इलेक्ट्रॉन है, फिर 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, -7 आवेश है, मतलब टोटल है। यहाँ पर आवेश का वैल्यू है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, है ना, कूलम। तो ये आप लोगों को देके रखा है। तो इसका टोटल जो है निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो इसको क्या करोगे आप लोग, जोड़ दोगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, -10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, तो -4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। यही तो होगा। कैलकुलेशन इसी तरीके से करना, Q1 Q2 Q3 Q4 लिख लेना है। टोटल आवेश का मान बच्चों उनकी योग के बराबर होगा। यही आवेश का योज्यता है और कुछ भी नहीं है। ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है यार, जो आपके काम का है, जितना काम का उतना ही पढ़ लेना है, बाकी क्या पढ़ना है। चलो अब हम पहुंचते हैं आवेशों के क्वांटमीकरण। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो बबुआ इसको थोड़ा ढंग से समझना, थोड़ा ध्यान लगा करके समझना यार। आप लोग इसे अभी के अभी तैयार कर लेना, बाद की आप चिंता नहीं करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण। जैसे बच्चों आप सबको पता है कि पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। सर 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब हमने कहा कि कोई निकाय है और इस निकाय के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मतलब आवेश अलग अलग है। जैसे थोड़ा समझना बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट का समय देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह दिया -3 इलेक्ट्रॉन आवेश है यहाँ पर, +5 यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -9 इतना है, ठीक। अब यहाँ पर ये टोटल देखना है कि पहले तो आप लोग ये देखो कि भाई आवेश की जो वैल्यू है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करने के लिए तो भाई आप लोग टोटल चार्ज निकालोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इसका आवेशों की योज्यता का नियम लगाना पड़ेगा। कि योज्यता का नियम क्या है, सबको जोड़ दो। टोटल जो इसमें टोटल, जैसे मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो पहले आप लोग तो ये दिमाग लगाओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस निकाय का आवेश है। तो आप लोग ये दिमाग लगाओगे कि -9 और -3 -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा बच्चों। और बच्चों प्लस में देखो 7 और 5, मतलब यहां पे +12 हो जाएगा, यानी खत्म। यानी यहां पर निकाय नियत है। निकाय यानी किसी प्रकार से कोई चार्ज ही नहीं है। निकाय नियत है मतलब किसी प्रकार से कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन समझिएगा यहां पर और मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं, मैं कह देता कि +3 यहां पर और है। तो फिर क्या करते आप लोग कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस निकाय का आवेश होगा। तो बच्चों -3 माइनस ये अपना -12 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। और फिर बच्चों यहां पे 7 3 10 5 15 हो जाएगा, यहां पे 15 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों Q का मान कितना आ गया, Q का मान कितना आ गया, 15 में 12 घटा दो बच्चों, 15 में 12 घटा दो तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया।
और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं बच्चों, वही टोटल आवेश है। और 3 जो आपका एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है प्यारे बच्चों, या पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के मल्टीपल। यानी जो आवेश का मान है, टोटल आवेश का मान है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में है। मतलब प्यारे बच्चों, इस पर जो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता कर लें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रख दें, तो टोटल जो आवेश आता है वो इस निकाय का आवेश वो कहलाता है बच्चों। और यही आपका क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटमीकरण। नहीं समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आया? देखो बच्चों, मैंने कहा कि इसका जो टोटल Q है वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब E का मान सेम रहेगा, Q तो टोटल का आवेश है, तो अच्छा Q बराबर हम यहां पर Ne कर सकते हैं। ठीक है सर, N क्या कहलाया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाया। लेकिन हो सकता है ये धनात्मक था, कभी इसका मान ऋणात्मक भी आ जाता, तो इसलिए Q बराबर हम +-Ne कर देते हैं, क्योंकि कभी इसका मान ऋणात्मक भी आ सकता है। बोले सर कैसे आ सकता है? बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपको दूसरा उदाहरण लेकर चलता हूं बच्चों। ये देखो भाई, चीजें आपको कब क्लियर होती है? जब उसके निचोड़ तक पहुंचते हो और कभी आपके अंदर डाउट नहीं रहता। ये मैंने निकाय ले लिया बच्चों, योज्यता आपने पढ़ लिया ना। मैंने कहा +3 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, -7 इलेक्ट्रॉन। टोटल Q का मान कितना निकलेगा बच्चों? प्लस प्लस को जोड़ो, 2 3 5, तो प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन, और माइनस को जोड़ोगे तो 7 5 12, तो 12 का इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल Q का मान जो निकल कर आया प्यारे बच्चों, 12 में 5 घटा दो तो -7 इलेक्ट्रॉन। यानी Q बराबर जो टोटल आवेश का मान है वो 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहां पे माइनस आ गया, इसलिए तो बोला जाता बच्चों, कभी प्लस भी आ सकता है, कभी माइनस आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि गुणा कर दोगे तो उस निकाय का टोटल आवेश निकल कर आ जाएगा। और यही आवेश बच्चों टोटल निकाय का आवेश है, और इसी फार्मूला को आवेश का क्वांटमीकरण कह देते हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? हमने 2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया कि भाई एक निकाय है, उसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आवेश का मान अलग अलग है। जब हमने टोटल ऐड किया, टोटल आवेश, तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर आया? 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर आया। अब बच्चों इसके पहले जो हमने करा था, तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ अलग थी, प्लस भी हो सकता माइनस, लेकिन वो एक पूर्ण संख्या थी बच्चों। तो यहां पर हम यदि कह सकते हैं कि जो टोटल आवेश का मान है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में है। मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है उसका गुणा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कर दोगे तो टोटल परिमाण आ जाएगा, टोटल निकाय का आवेश आ जाएगा। और यही आवेश का क्वांटमीकरण है, जिसकी एक शाब्दिक परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी आवेश पदार्थ पर या किसी निकाय पर या किसी आवेशित पदार्थ पर जो टोटल आवेश का मान है, परिमाण मूल आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है, पूर्ण गुणज में होता है। मतलब किसी निकाय पर जब हमने इलेक्ट्रॉन लिया दिया तो आवेश उत्पन्न हुआ, उस टोटल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के परिमाण के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण होता है। कुल मिलाकर के लंबा चौड़ा कहानी ना फेंकने से बेहतर है एक छोटा सा कहानी फेंक दो आपके पाले में कि Q बराबर बच्चों +-Ne, +-Ne। जहां आवेश होगा तो पक्का कहीं ना कहीं 1 से शुरू होगा। यदि आवेश ही नहीं होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी नहीं, खत्म कहानी। 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। समझ में आया बच्चों? सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई E के पूर्ण गुणज में होते हैं। या बच्चों किसी आवेश पर, किसी आवेशयुक्त निकाय पर या पदार्थ पर टोटल आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। यानी कुल मिलाकर के आप लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूं कि एक निकाय है, इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है, उसके आधार पर प्यारे बच्चों हम टोटल परिमाण निकाल सकते हैं किसी भी निकाय के चार्ज का।
ठीक है, कुल मिलाकर के एक निकाय है, आवेश युक्त निकाय है। इसका टोटल जो परिमाण है वो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो एक का ई से कर दो, दो का ई से कर दो, तीन इलेक्ट्रॉन है तीन का ई से गुणा कर दो, चार इलेक्ट्रॉन है चार का कर दो। यही आवेश का क्वांटम है। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। देखो बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखना। देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और हमने उस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताता है, तो Q बराबर कितना होता है बच्चों, Ne। चूंकि कमी हुई है, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन चार्ज आता है। सबसे पहली बात तो यही आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 गुणे 10 घाते माइनस 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। तो बच्चों दो जीरो कम कर दो। देखो ना, 10 के घात ये 2 है, 2 जीरो का मतलब 10 के घाते 2, 1.6 ही रहने दो बच्चों। और यहां पर 10 घाते -19 है, 10 घाते -19 में 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 घाते -17 हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा टोटल निकाय। अब चूंकि हम आपसे कह दें, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, चूंकि बच्चों, चूंकि पदार्थ में या निकाय में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अतः निकाय या पदार्थ कैसा होगा बच्चों, धनावेशित होगा। कैसा होगा, धनावेशित होगा। क्लियर, यह चीज आपको कंफर्म हो गया। किसी पदार्थ में 6.0 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश हो सकता है। मतलब बच्चों Q का मान दे के रखा है 6.0 गुणे 10 घाते -18 कूलाम, ठीक है, ये संभव है। और E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। मतलब N का मान हमें यहां पे फाइंड करना है। Q बराबर कितना होता है बच्चों, Ne। तो N बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा E। तो Q का मान कितना है अपने पास, 6.0 गुणे 10 घाते -18। और फिर बच्चों इसका मान है 1.6 गुणे 10 घाते -19। देखो बच्चों, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 60/16 हो जाएगा। ये तो पहली बात। 10 घाते -18 था बच्चों, ये माइनस जो है ऊपर जाता है तो प्लस। देखना कभी भी घात जो है नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस में होता है। 10 घाते -19 है ना, तो ऊपर जाएगा तो 10 घाते 19 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। देखो मैं एक एक चीज बेसिक्स इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बाद में परेशानी ना हो। जब नीचे से ऊपर ले जाओ चाहे ऊपर से नीचे, चिन्ह बदलता है, अच्छी बात है। इसमें आप लोग क्या करो कि 60 में 16 का भाग देंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर आप देखो कि 18 में 19, ये प्लस में बच्चों, ये माइनस में है। आप देखो घात आधार समान होने पर घात जुड़ता घटता है, तो ये धन में है ये ऋण में है, तो 19 में एक घट जाएगा तो एक ही तो बचेगा, 10 बचेगा बच्चों। कुल मिलाकर के 600 हो जाएगा बटे 16 हो जाएगा। 16 पंचे 80 अधिक हो गया, 16 तियां 48, ये 3 से जाएगा बच्चों। 16 तियां 48 बचेगा 12, 16 तियां 48 बचेगा 12, भाग दो ना, 60 में भाग देंगे, 16 तियां 48 12 बचेगा तो 120 हो जाएगा। तो 16 का भाग 16 पंचे 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 7 112, फिर बचेगा अपना 8 दशमलव लगा के 16 पंचे 80, इतना आया। देखो प्यारे बच्चों, n जो होता है एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, ये तो क्लियर है। एक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या, क्योंकि आपने कथा नहीं पढ़ा है, होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। किंतु 37.5 पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों, पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, तो क्या क्वेश्चन क्या बोला था, किसी पदार्थ में 6.0 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश हो सकता है, तो ये आवेश संभव नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या आना चाहिए तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हल करते हैं बच्चों, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। Q का मान कितना है? 1 कूलाम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इतना होता बच्चों। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। Q बराबर कितना होता है आवेश के क्वांटमीकरण? Q बराबर Ne। तो N बराबर कितना होता है? Q/E। Q का मान कितना है बच्चों? 1 है और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। बड़ा खतरनाक है यार। देखो, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बड़े प्यार से समझना। माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और नीचे अपना 1.6। एक काम करते हैं, इस दशमलव को हटा दें बच्चों तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। दशमलव यदि हटाते हैं, दशमलव हटाने के रूल्स है, नीचे यदि दशमलव हटाते हैं उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो ऊपर बढ़ा दो। यदि ऊपर दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे बढ़ा दो। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने 1 जीरो ही बढ़ाया या 10 का गुणा कर दिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि बच्चों, जैसा मैं एक बेसिक बताता हूं, धीरे धीरे चलता हूं, आप लोगों को परेशानी ना होनी चाहिए। मैंने कहा इसको मैं 16 लिख दिया तो 1 लिखकर 1 जीरो बढ़ा दिया, 10 का गुणा कर दिया, क्योंकि दशमलव हटाए, दशमलव के बाद 1 अंक इसलिए 10 का गुणा। दशमलव के बाद 2 अंक होता तो मैं 100 का गुणा करता, दशमलव के बाद 3 अंक होता तो 1000 का गुणा करता। ठीक है, अभी भी आप लोगों को यहां पे 10 एक कम 10 ही हो जाएगा और 1 जीरो यहां से ले लेता हूं तो ये हो जाएगा और 10 के घाते बच्चों 19 हो जाएगा। अब इसमें 16 का भाग देना आसान हो जाएगा। 10 घाते 19 नहीं, क्योंकि 1 जीरो यहां से चुरा लिया हूं तो 18 ही रहेगा। क्यों चुरा लिया हूं? क्योंकि 10 में भाग जा नहीं रहा है, 16 का भाग 10 में जा नहीं रहा, अब 100 में चला जाएगा तो 16 का भाग दो, 16 85, 16 6 96, 16 6 96 बचेगा 4 बच्चों। 4 दशमलव लगा दे तो 40 हो गया। 4 है ना, दशमलव लगा दी। जैसे 100 में भाग देता हूं, 100 में भाग देता हूं 16 का तो 16 85, 16 6 96। ठीक है, बचा 4, दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ गया तो 40 हो गया, तो 16 दूनी 32 हो गया। फिर बचा 8, दशमलव के बाद 1 जीरो, 16 पंचे 80 हो गया। ये आपका 6.25 आ गया, गुणे 10 घाते 18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब देखो बच्चों, हर प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिया आवेश के क्वांटमीकरण से। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण आप लोगों को तो चीजें क्लियर हो गई होगी और कभी रटना ही नहीं पड़ेगा यार। मैं वादा करता हूं बाबू, जो बेसिक के साथ हमारे साथ जुड़ेगा तो एक एक पॉइंट मैं क्लास में दूंगा, ये मेरा वादा है। फिजिक्स में आपको भटकना ही नहीं है, एक एक पॉइंट आपको चीजें क्लियर कराई जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस आप लोगों को एक छोटा सा प्यार सपोर्ट रहना चाहिए कि सर का नोट्स ले, है ना। ये नोट्स लेने का एक फायदा क्या है कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तो नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बना रहे होंगे ना तब आपको नोट्स में हेल्प मिलेगा बच्चों। खुद का भी नोट्स बनाते चलिए, शिव सर का भी नोट्स लें। और हमें भी एक टीम के साथ जब जुड़ते हैं ना, हम टीम हायर करते हैं भाई, अकेला जब काम नहीं हो पाता बच्चों। बोर्ड एग्जाम की जब प्रॉपर तैयारी करने पड़ती है तो बेहतर कंटेंट तैयारी करते हैं, बेहतर पीडीएफ, बेहतर कंटेंट लगातार। तो उसके लिए टीम के साथ जुड़ने के लिए बच्चों ये हमें भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को भी सपोर्ट आगे आकर करना चाहिए। 100 रुपए बच्चों हो सकता है आपकी लाइफ को बदल दे। फिजिक्स में ऐसा नंबर ले आओ कि आप लोग भी याद करो कि शिव सर ने यूट्यूब पे तो सारी क्लास धुआं कर दी यार, फ्री में, लगन के साथ। दिल मतलब बच्चों 100% देता हूं मैं, जो काम करता हूं तो 100%, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। जैसे फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो 100% देकर, और इस साल तो एकदम एनसीईआरटी का बेस लेकर चलूंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ोगे। बस आप लोग जुड़े रहें, किसी भी बोर्ड से हैं आप। फिजिक्स सबके लिए हेल्पफुल रहता है, केमिस्ट्री सबके लिए हेल्पफुल रहता है, बायोलॉजी सबके लिए हेल्पफुल रहता है, मैथ सबके लिए हेल्पफुल रहता है। तो चीजें क्लियर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो वो कांटेक्ट कर लें 96 85 29 91 49। और प्यार भरा कमेंट हमारे दिल को गदगद कर देता है बच्चों। तो आप लोग भी मुस्कान भरा एक दिल से कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्लास कैसा लगा। आप सभी को भी शिव सर का प्यार भरा नमस्कार। जाते जाते जय हिंद, वंदे मातरम।